राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बर्ताव। बेटा सीधे मुँह किसी से बात ही नहीं करती। इसका बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अच्छा बता, जब इसकी अपनी सास ननद से नहीं पट रही है तो बाहर वालों से क्या पटेगी। इतना करती हूँ मैं, उसके बाद भी यह मुझे फूटी आंख देखना नहीं चाहती, और ना ही तेरी बहन को। बेटा अब तुझे क्या क्या बताऊँ इसके बारे में। तू तो जानता ही है ना कैसे कैंची की तरह इसकी जबान चलती है, कितना तीखा और जहरीला बोलती है ये। मजाल है थोड़ा थम जाए। अब तू ही बता बेटा, कितना बर्दाश्त करूं मैं तो फिर भी 1 मिनट के लिए इज्जत की खातिर चुप भी हो जाऊं, लेकिन बेटी वह बेचारी कब तक बर्दाश्त करेगी। कभी कभी तो ससुराल से आती है बेचारी 10 दिन मायके रहने के लिए, उसमें भी तेरी पत्नी का यह हाल है। फोन पर लगातार रोशनी जी अपने बेटे लविश से अपनी बहू शिल्पा की शिकायत किए जा रही थी। माँ की बातें सुन सुनकर लविश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह बोला, माँ एक काम करो, तुम फोन रखो, मैं अभी शिल्पा को समझाता हूँ। अगर उसे ऐसे ही रहना है तो वह अपने मायके चली जाए, मुझे अपना परिवार बर्बाद नहीं करना उसके पीछे। कहते हुए लविश ने फोन काट दिया और तुरंत ही शिल्पा के फोन पर फोन लगाया। और जैसे ही शिल्पा फोन उठाती है, लगभग गुस्से में चीखते हुए कहता है, शिल्पा तुम्हारा बचपन अभी तक गया नहीं? 2 साल हो गए हमारी शादी को, तुम्हारे अंदर औरतें वाले कोई गुण नहीं आए हैं। कुछ ज्यादा ही तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें सर पर चढ़ा के रखा है। इतना भी तमीज नहीं है कि ससुराल में कैसे रहते हैं, ससुराल वालों से कैसे बातें करते हैं। और तुम घर की बहू हो, बहू बनकर रहो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। पति के मुंह से अपने लिए इतनी तीखी बातें सुनकर शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए पूछती है, आखिर मैंने क्या किया है, यह भी तो बताओ। बस लगातार आप चिल्लाए जा रहे हो, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मेरे अंदर औरतों वाले गुण नहीं हैं, यह तो तुमको ही अच्छे से पता होगा ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? अभी अभी तो माँ का फ़ोन आया था, दीदी कुछ दिनों के लिए मायके आई है और तुम उसके साथ कुछ दिन आराम से नहीं रह सकती। अगर उसके मुंह से कुछ निकल भी जा रहा है तुम्हारे लिए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। जरूरी है क्या पलट के जवाब देना? अब जाकर शिल्पा को सारी बात समझ में आ गई कि आखिर लविश इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। वह समझ गई कि रोशनी जी फोन करके लविश को अच्छे से मेरे खिलाफ भड़का चुकी हैं। शिल्पा ने कहा, लविश कम से कम मुझसे भी तो पूछ लेते कि आखिर बात क्या है। अगर कोई बहुत बड़ी बात रहती है तो हमेशा दोनों पक्ष से पूछने के बाद ही फैसला लिया जाता है। आपने तो एक ही पक्ष की बात सुनी है, मुझसे तो आपने पूछा तक नहीं और मेरे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाना शुरू कर दिया। क्या मैं इतनी बुरी हो गई हूँ? देखो शिल्पा, यह इमोशनल बातें करने का टाइम नहीं है। मैं कलेश नहीं चाहता हूँ, तुम थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो। तुमसे बड़े हैं सब, और अगर तुम्हें कोई कुछ कह भी देता है तो तुम्हें पलट के जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग अपने ही हैं। शिल्पा भला इसके आगे क्या बोल सकती थी? सुनती रही पति की बातें, आंसू निकलते रहे आंखों से। कैसे कहे लविश से कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। माँ जी ने उनसे जो झूठ कहा है, कितनी छोटी सी बात थी, मामूली सी, कि इतनी ठंड में बड़ी मुश्किल से तो आज 15 दिन के बाद धूप निकली है। शिल्पा ने बस अपनी सास से इतना ही तो कहा था कि माँ जी मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप बच्चे को नहला दीजिए। 1 साल का बच्चा था, धूप बाहर हॉल में आई हुई थी जहाँ पर शिल्पा नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ से बाहर बैठे चाचा ससुर जी और गांव के बड़े बड़े लोग भी दिखाई देते थे। शिल्पा के यहाँ इतना पर्दा था कि जिसके चलते वह बाहर नहीं निकलती थी। तो सीधी सी बात है, शिल्पा घर में ही किसी न किसी को बोलती बच्चे को नहलाने के लिए। और ननद तो 4 दिन के लिए ही आई थी, तो उनसे तो काम के लिए कह ही नहीं सकती थी। लेकिन सास तो थी ना, वह तो नहला ही सकती थी। वैसे सास बच्चे को धूप में नहलाती भी थी, ऐसा नहीं है कि वह नहीं नहलाती थी। लेकिन जब से बेटी आई है तब से रोशनी जी ने बच्चे पर ध्यान देना ही कम कर दिया है। या ऐसा कहें कि ननद वाकई में बहुत ही तेज थी। वह बार बार अपनी माँ को कहती कि भाभी के आने के बाद तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी सास भी काम नहीं करती, इसलिए तुम भी मत करो। और रोशनी जी बेटी की बात मानकर बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं होती, यहाँ तक कि बच्चे को भी नहीं संभालती थी। यहाँ आज धूप निकली जा रही थी, पानी भी ठंडा होता जा रहा था, लेकिन ननद रानी के चलते रोशनी जी उठ नहीं पा रही थी और बच्चे को नहलाने में लेट हो जा रहा था। तो उसने एक बार फिर से अपनी सास रोशनी जी को आवाज़ दी, माँ जी धूप निकली जा रही है, पानी भी ठंडा हो रहा है, आप जल्दी से बच्चे को नहला दीजिए। जैसे ही रोशनी जी उठने को हुई, ननद नीलम ने उनका हाथ पकड़ के इशारों में ही उन्हें बैठने को कह दिया। यह सब खिड़की के पीछे से शिल्पा ने देख लिया था। ननद की हरकतें,
देखकर शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई नेहा दीदी जानबूझकर माँ जी को जाने नहीं दे रही, लेकिन आज बच्चे को नहलाना भी जरूरी था। इसलिए उसने एक लंबा सा घूंघट लिया और खुद ही हॉल में चली गई बच्चे को नहलाने। जैसे ही वह बेटे को नहला के आई, गुस्से में रोशनी जी ने कहा, बहू तूने बच्चे को बाहर क्यों नहलाया? मैं क्या मर गई थी? क्या जरूरत थी जाने की, बताओ। बाहर सब बड़े लोग बैठे हैं और तुम चली गई। थोड़ी भी इज्जत लाज नहीं है तुम्हें? कैसी इज्जत माँ जी? पिछले 1 घंटे से मैं आपको बच्चे को नहलाने के लिए बोलते जा रही हूँ। जितनी बार भी आपको बोल रही थी आप उतनी बार ही उठ रही थी और उतनी बार ही दीदी हाथ पकड़कर आपको बैठा दे रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो क्या करती, कब तक बैठी रहती? धूप निकली जा रही थी, धूप चली जाती तो आज भी बच्चा नहीं नहा पाता। मम्मी जी इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? बस इसी बात को लेकर माँ बेटी दोनों ने इतनी बड़ी बात बनाती, ना जाने क्या क्या लविश को बड़ा चढ़ाकर बता दिया और लविश भी बिना बात को जाने उसे ही बहुत कुछ सुना दिया। इतना कुछ होने के बाद शिल्पा बस लगातार दिन ही गिन रही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके ठंडी चली जाए ताकि वह गर्मी में वापस लविश के पास चली जाए। ठंडी के चक्कर में ही लविश ने उसे गांव भेजा था। जब से वह गांव आई थी, आए दिन किसी न किसी बात को लेकर उसके ऊपर बातें बनती ही रहती थी। रोशनी जी की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे शिल्पा समाज में रहने लायक ही नहीं है, क्योंकि उसे न किसी से बात करने की तमीज़ है, न बोलने का ढंग है, ना ही किसी से व्यवहार बनाकर रख सकती है। उसकी छवि ही लगभग घमंडी वाली बन गई थी, जिसके चलते आए दिन लविश से भी उसकी लड़ाई हो जाती थी। जो बातें रोशनी जी बोलती वही बात लविश बोलता, वही बात नेहा भी बोलती। बेचारी शिल्पा चाह कर भी खुद को शांत नहीं रख पाती। किस किस का मुंह बंद करे? मुंह तो नहीं बंद कर सकी किसी का, लेकिन समाज में बदनाम जरूर हो गई। जैसे तैसे ठंडी के दिन निकल गए, गर्मी आ गई और शिल्पा ने राहत की सांस ली, क्योंकि आज वह अपने पति के पास जा रही थी। अपनी उसी दुनिया में जा रही थी जहाँ पर उसे समझने वाले लोग थे, जहाँ पर उसकी कदर करने वाले लोग थे, चाहे वह भले ही पराये थे लेकिन अपने से बढ़कर थे, जो हमेशा शिल्पा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते थे। शिल्पा के वो पड़ोसी जिनके साथ वह ज़्यादातर बैठी रहती थी। कलेश और तनाव भरे माहौल से बाहर आकर शिल्पा ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत भी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। 1 महीने बाद ही अचानक से रोशनी जी की तबीयत खराब हो जाती है और नेहा दीदी भी अपनी ससुराल जा चुकी थी। रोशनी जी का तो खाना पीना भी मुश्किल हो गया था। वह इतनी बुरी तरह से बीमार पड़ गई थी कि वह खुद उठ करके 1 गिलास पानी भी नहीं पी पाती थी। लविश के पापा घर से बाहर रहते थे और वैसे भी घर का माहौल मर्दों से नहीं संभाला जा सकता, खास करके किचन का। और रोशनी जी पड़ोसियों से भी बस काम जितना ही मतलब रखती थी। उनका मानना था कि ज़्यादा घुसने से, मिलने से कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, इसलिए काम जितना ही मतलब रखो। इसी सोच के चलते पड़ोसी भी हालचाल पूछ कर चले जाते। माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होने के चलते लविश ने कुछ दिनों के लिए शिल्पा को वापस रोशनी जी का ध्यान रखने के लिए भेज दिया। जैसे ही शिल्पा वापस गांव आई, 10 दिनों के अंदर ही अचानक से लविश की भी तबीयत खराब हो गई। पेट दर्द, उल्टी, सूजन, मोशन, बुखार से उसकी बुरी हालत हो गई थी। दिन भर में करीब 10-15 उल्टियाँ, लूज मोशन तो हो ही जाते थे। लविश पूरी तरह से बीमार पड़ गया। हाथ पांव इतने कांपने लगे, खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी। बाथरूम तक भी नहीं जा पा रहा था वह। उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। ऐसे में ही किसी के सहारे की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन शिल्पा तो इस समय यहाँ थी ही नहीं। अब आखिर लविश को कोई संभाले तो कैसे? अब जैसे ही यह बात शिल्पा को पता चली, वह घबरा गई। उसने तुरंत वहाँ के रहने वाले पड़ोसियों को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मैं इस समय गांव में आई हुई हूँ। लविश की तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग देख लें। बस शिल्पा का इतना कहना कि लविश को किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। जितने भी पड़ोसी थे सारे हमेशा लविश के लिए तैयार खड़े रहते। कोई दवाई लेकर आया, किसी ने खिचड़ी बनाई, कोई दलिया बनाकर लाया, तो कोई ना कोई लगातार लविश के साथ ही बना रहता, ताकि लविश को अकेलापन या बेबसी महसूस ना हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस ना हो। शिल्पा भी फ़ोन पर लगातार पड़ोसियों से लविश का हालचाल लेती रही, क्योंकि लविश फ़ोन पर बातें करने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें कमजोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी। शिल्पा ने जब यह बात रोशनी जी को बताई तो रोशनी जी भी घबरा गई और तुरंत ही लविश को फ़ोन करके शिल्पा का टिकट करने के लिए बोला।
बेटा जल्दी से जल्दी शिल्पा का टिकट कर दो। तुम अकेले हो वहाँ पर, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा बताओ। ऐसे में तो किसी ना किसी की ज़रूरत होती है साथ में रहने की, और तुम अकेले हो वहाँ परदेश में। एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं है कोई तुम्हारे पास। रोशनी जी लगभग रोते हुए बोली। माँ की बातें सुन लविश बोला, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर भी हैं सभी लोग मेरी देखभाल करने के लिए, तुम चिंता मत करो। लेकिन रोशनी जी कहाँ मानने वाली थी, बेटे की फिक्र कुछ ज़्यादा ही थी। उन्हें पता था कि लविश उनका टिकट नहीं कराएगा, इसलिए वह खुद ही किसी से बोलकर शिल्पा के साथ साथ अपना भी टिकट करवा लिया। अपने बेटे को जो देखना था, शिल्पा वापस से अपने पति के पास पहुंच गई। साथ ही साथ रोशनी जी भी आ गई। लविश को देखते ही रोशनी जी रोने लगी, छोटे बच्चों की तरह सहलाते हुए कहने लगी, कितना दुबला हो गया है मेरा बेटा, कितना पतला हो गया है, कितनी कमजोरी आ गई है बताओ। कितने दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खाया होगा। मैं देख लेती ना वहाँ पर, मैं कर लेती ना अपना। इस समय तुम्हें किसी ना किसी की ज़रूरत थी और तुम अकेले थे, मेरे लिए भेज दिया था। इतनी मेरी चिंता हो रही थी तुम्हें, बताओ। अपना भी तो ख्याल करा करो। मेरा क्या है, मैं तो ठीक ही हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा क्या। अरे माँ, घबराने वाली बात नहीं है। तुम बीमार थी, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था, तुम अकेली हो गई थी, तुम्हें कोई एक गिलास पानी भी देने वाला नहीं था। पड़ोसी भी हालचाल पूछकर चले जाते, लेकिन मैं बीमार था तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अकेला कब था, क्योंकि जैसे ही सबको पता चला कि मेरी तबीयत खराब है, एक के बाद एक कोई ना कोई हमेशा मेरे साथ ही बना रहता। कोई खिचड़ी लाता, कोई दलिया, यहाँ तक कि दवाई तक आ जाती टाइम पर। मुझे दवाई खाना, फल, सब कुछ मिल रहा था। शिल्पा के न होने के बावजूद भी सब लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। हाँ बेटा, तुम्हारे पड़ोसी सही हैं, भगवान ऐसे पड़ोसी सबको दे। बताओ, आज के ज़माने में कौन इतना किसी के लिए करता है जितना तुम्हारे पड़ोसियों ने किया। सच में बड़े ही भले लोग हैं तुम्हारे आसपास वाले। अरे आंटी जी, कैसे भले लोग, हमारी भलाई भी तो तभी दिखती है ना जब सामने वाले का व्यवहार दिखता है। शिल्पा ने भी हमारा साथ ऐसे ही दिया है, वह भी हमारे दुख सुख में हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो भागते हुए आती है। सब कुछ शिल्पा की वजह से ही है, नहीं तो। आजकल तो अपने ही अपनों को नहीं पूछते हैं, फिर हम तो अनजान हैं, कोई कहीं से आया है तो कोई कहीं से। हमारा व्यवहार ही है जो हमें एक दूसरे से बांध के रखता है, जिससे हम एक दूसरे के दुख सुख में खड़े रहते हैं। और सच में शिल्पा बहुत ही अच्छी लड़की है। आप बहुत लकी हो आंटी जी, जो आपको शिल्पा जैसी बहू मिली। धीरे धीरे करके सारे ही पड़ोसी आ गए। उन्हें जैसे ही खबर मिली कि शिल्पा आई है, सब उससे मिलने आ गए। शिल्पा की यहाँ पर इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान देखकर रोशनी जी झेप गई। जितने भी पड़ोसी आते गए, सब शिल्पा की तारीफ ही करते गए। बाद में पता चला कि शिल्पा के एक फ़ोन करने मात्र से ही सारे लोग लविश के साथ खड़े हो गए थे। उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। इस घटना के बाद लविश को कुछ एहसास हुआ। उसने कहा, माँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हमें पड़ोसियों से बनाकर रखना ही चाहिए। जैसा आज मेरी हालत हो गई थी, भगवान ना करे अगर ऐसी हालत आपकी, पापा की, किसी की भी हो जाए तो वहाँ पर कौन होगा आप लोगों को देखने के लिए। मेरे यहाँ से पहुँचने में या शिल्पा के जाने में तो टाइम लग जाएगा ना, तब तक क्या करोगे आप लोग अकेले। बेटा, वहाँ पर पड़ोसियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं बन सकता है। अरे बेटा, तुम कह रहे हो ना, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। नसीब अच्छा है कि तुम्हें ऐसे पड़ोसी मिल गए, सबको थोड़ी ना मिलते हैं। माँ, पड़ोसी मिलते नहीं, पड़ोसी बनाए जाते हैं। जब आप किसी के घर नहीं जाओगी, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखोगी, किसी का दुख सुख पड़ा 5-10 मिनट खड़ी होकर चली गई, तो वह तो बस दिखावा है ना। मैं नहीं कहता कि सबसे बना कर रखो, लेकिन 1-2 परिवार को तो ऐसे बना कर रखो कि दुख तकलीफ में तुम्हारे साथ उठ बैठ सकें। माँ, इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा, और सबसे कटी कटी रहोगी तो कितना रहोगी। बहू से बनती नहीं, पड़ोसियों से ज़्यादा मतलब नहीं रखोगी। मैं यहाँ पर रहता हूँ, सुबह शाम थोड़ा बहुत बातें कर सकता हूँ फ़ोन पर। बेटी भी अपने ससुराल में बिजी रहती है, बहुत करोगी तो दिन में 1-2 बार फ़ोन कर लेगी। माँ, दिन और रात बहुत बड़े होते हैं, कोई हमें अपने आसपास ऐसा चाहिए होता है जिससे हम अपना दुख सुख बांट सकें। लविश की बातें रोशनी जी को समझ में तो आ रही थी, लेकिन फिर भी शिल्पा के सामने उन्हें अपनी बेइज्जती ना करनी पड़े, इसलिए वह लविश की बात को लगातार ना करती गई। अरे बेटा, तुम रहने दो, मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी कट गई है, बहुत ज़िंदगी देख ली है मैंने, मुझसे ज़्यादा नहीं देखी होगी तुमने।
और वैसे भी किसी के पास भी उठने बैठने के लिए टाइम नहीं है, और उसमें खुद ही इतना काम रहता है। टाइम किसके पास है? माँ, यह तो बहाना है। ऐसा कौन सा काम तुम्हारे घर में ज़्यादा है जो औरों के घर में नहीं है? माँ, सबके घर में काम होता है। बेटे लविश की बात सुन रोशनी जी चुप हो गई। अब वह बेटे से क्या ही बहस करे। आखिर लविश कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा था ना। रोशनी जी वाकई में किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। एक बस उनकी बेटी थी जिससे वह सारी बातें करती, और सुबह शाम लविश से बस। इससे ज़्यादा वह आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी। और अगर शिल्पा आगे बढ़ती थी तो उन्हें बुरा लगता था, इसलिए वह लविश की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। माँ बेटी की बहस को वहीं पर छोड़ शिल्पा किचन में चली गई। आज उसके चेहरे पर खुशी थी इस बात की कि चाहे लाख उसकी सास उसे ना समझे, कम से कम उसका पति तो उसे समझता है। बस यही तो चाहिए था शिल्पा को, जिसके साथ उसे पूरी ज़िंदगी निकालनी है। अगर वह उसे समझ रहा है तो फिर चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज पहली बार शिल्पा को लविश ने सही कहा था, वह भी अपनी माँ के सामने। शिल्पा के लिए यही बहुत बड़ी बात थी। हो सकता है धीरे धीरे उसकी अच्छाई रोशनी जी भी समझ जाए, और ना भी समझी तो क्या हुआ, पति तो समझ रहा है ना, और क्या ही चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।